नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, 57वीं वाहिनी एसएसबी सितारगंज के अनुरोध पर हम लोग साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर आए हैं। इसका मकसद है कि दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ समुदायों में साइबर को लेकर जागरूकता कम होती है, कैसे वो लोग जागरूक हों और तमाम सारी फ्रॉड से, अपराधों से बच सकें। तो इस पर बात करने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वोकेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट के डॉक्टर गोपाल दत्त जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि साइबर अपराध क्या है और इसकी सुरक्षा हमें कैसे करनी है। डॉक्टर गोपाल दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद सुनीता जी। गोपाल दत्त जी, साइबर सुरक्षा को लेकर तमाम सारी खबरें आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं अखबारों में। जानने के बावजूद भी लोग ठगे जाते हैं जी, भरोसा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि साइबर अपराध की श्रेणी में कौन कौन से अपराध होते हैं। देखिए, साइबर अपराध एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है इसका। या यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेट या वेब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले जितने भी फ्रॉड हैं, अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको एक चीटिंग का मैसेज भेजा व्हाट्सएप से या ईमेल से, या मैंने आपको एक फेक न्यूज़ भेजा, या मैंने आपको एक वायरल वीडियो भेजा जो कि पूर्णतः गलत है। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। या मैंने आपको कोई लॉटरी का लालच दिया, या मैंने आपको कोई पॉन्जी स्कीम्स के मैंने कहा कि आपका धन 2 साल में दुगना करने की कोई स्कीम है, इसमें लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे जो है तरीके हैं जिनको हम साइबर अपराध की श्रेणी में गिनते हैं। सोशल मीडिया फ्रॉड इसमें एक है, ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड एक है, ईमेल फ्रॉड एक है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या जिसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इनके माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी एक है। सिंपल मैसेज फ़ोन पे मैंने भेजा कि आज कुछ लास्ट डेट है किसी चीज़ का, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करने को कहा। वो फ्रॉड था, आपका डेटा मैंने चुरा लिया, आपकी पर्सनल डिटेल्स मैंने चोरी कर ली, उसका मिसयूज़ किया, आपकी फ़ोटोग्राफ्स हमने चुरा ली, उसका मिसयूज़ किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम साइबर अपराध की श्रेणी में शामिल करते हैं। जी, आपने तो कई सारी वैरायटी बता दी हैं, तो क्या इनसे बचना मुमकिन है? बचाव, जो साइबर क्राइम या साइबर अपराध के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उनका सबसे मुख्य बचाव, उनके बचने के जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जो रास्ता है, वो है उसकी जागरूकता, उसकी अवेयरनेस। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आपके मोबाइल नंबर पर जो है ये स्कीम चल रही है, इतने रुपए का रिचार्ज करा लीजिए। या मेरे को मेल आता है कि आपको जो है 20 लाख का या 50 लाख का लोन अप्रूव हो गया है, इसके लिए आप पेपर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने आ जाइए। ऐसे मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को भी आते होंगे, मगर मैं उन पर कोई रिएक्शन नहीं करता। मुझे इस बात की भलीभांति जानकारी है कि ये सब फ्रॉड है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, शायद उनको लगता है कि ये इंटेंशनली मेरे लिए भेजा गया मेल है, खास तौर पर है, और ये सच है। हमने एक इसी परिप्रेक्ष्य में एक साइबर सिक्योरिटी जो आकलन के लिए एक सर्वे करवाया था, जिसमें करीबन 400 लोगों ने प्रतिभाग किया था इस लॉकडाउन के दौरान। और उसमें ये पूछा गया था कि आपके पास जो विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, चाहे वो व्हाट्सएप में आए या फेसबुक में आए या ईमेल के माध्यम से आए, या आपने किसी न्यूज़ पोर्टल में देखा, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल बहुत सारे चलते हैं, तो आप उनको कितना विश्वास करते हैं। तो आप यकीन मानेंगे कि कहीं कहीं पर तो लोगों ने 80% टू 90%, इवन 95% तक ये कहा कि हाँ साहब, जो हमारे पास सूचनाएं अलग अलग माध्यमों से आती हैं वो सब सच हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी उसमें। अच्छा। एक ओपिनियन पोल तरह का था। तो उसको जब हम एनालाइज कर रहे थे, उसके भी कभी हम आंकड़े आपके साथ साझा करेंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने तरह के जो माध्यमों से सूचनाएं आती हैं, उसमें बहुत सारी सूचनाएं मान के चलिए फ्रॉड हैं, गलत हैं, वो सच नहीं है। लेकिन 95% लोग कह रहे हैं मतलब अलग अलग माध्यमों, मैंने आपको एक्सट्रीम बताया, हर जगह 95 नहीं है, कहीं पर 20% भी लोगों ने कहा हम मानते हैं, अलग अलग है। मैं एक्सट्रीम आपको बताया कि इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिली। वो एज ग्रुप में उसका कैटेगराइजेशन था, उसका एजुकेशन में था, उसका रीजन वाइज उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अलग अलग सेट बनाया उसके, देखा उसको। तो तमाम सारे उसके एक विस्तृत व्याख्या अलग चीज़ है। मैंने आपको उसका समरी, उसका सार आपको साझा करना चाहा कि ऐसी भी स्थिति है।
तो इस परिप्रेक्ष्य को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कुछ कम पढ़े लिखे लोग हों, या इवन अनपढ़ लोग हों, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। एक तरफ जहां हम सारी चीज़ें ऑनलाइन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, कैश पेमेंट से लेकर सब कुछ, तो उसके साथ ही हमारी तैयारियां उसके पैरेलल उसकी सुरक्षा पर भी दुरुस्त होनी चाहिए कि लोग उसके फ्रॉड का शिकार न हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के स्प्रेड, डिजिटाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसकी जो स्प्रेडनेस की जो स्पीड है, उससे 2 गुनी स्पीड, 2 टाइम मोर मिनिमम, मेरा आकलन है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, कम से कम 2 गुनी स्पीड के साथ हम साइबर सुरक्षा के बारे में जानकार बने, जागरूक बने, ये मेरा सोचना है। और अभी हो कितना रहा है अगर हम कहें? अब उसको आकलन ऐसे फैक्ट फिगर में तो नहीं किया जा सकता। मैंने आपको एक संक्षिप्त एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि अलग अलग तरह का लोगों का स्तर है इस जानकारी के बारे में। अच्छा, कई सारे लोग उसमें उसी रिसर्च का, उसी सर्वे का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। हमने उनसे ये पूछा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फ़ोन पे पेमेंट करते हैं, इस तरह के भी कुछ सवाल पूछे। मतलब उनका ये कहना है कि हमें डर लगता है, वो पढ़े लिखे हैं सब, मगर हम नहीं करना चाहते, हमें नहीं समझ में आता है ये। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, हम इसको भी आदर्श स्थिति, आइडियल सिचुएशन नहीं कहेंगे। डिजिटाइजेशन के अपने फायदे हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। जी, अगर सुरक्षा अपराध के डर से अगर हम डर के मारे उसको उपयोग ही ना करें, ये भी ठीक चीज नहीं है। हम उस डर को दूर करें, हम सीखें, हम ये सीखें कि इस फ्रॉड से हम इस फ्रॉड के शिकार ना होएं, हम क्या करें। हमारे मित्र लोग हैं, कई बार पूछते हैं इस तरह की चीज़ें कि मैं देख रहा था एक सज्जन का फ़ोन हाथ में मैंने लिया, तो उसमें कम से कम उनके 20 एक एप्लीकेशन खुले थे। तो मैंने उनसे पूछा, इतने फ़ोन में एप्लीकेशन आपने क्यों खोल रखे हैं? जैसे ब्राउज़र अगर खुला है जिस पर आप इंटरनेट चलाते हैं, उसमें 10-5 टैब खुले थे। मैंने पूछा, ये क्या कर रखा है आपने? बोले, ये पता नहीं, मुझे नहीं, अपने आप हो जा रहा है सब। मैंने कहा, एक दिन आपका फ़ोन ना हैक हो जाएगा, ऐसे आपको पता ही नहीं है क्या। मैंने कहा, मत चलाइए ऐसा फ़ोन। मतलब उनसे हमारी ये एक बातचीत हो रही थी, तो मैं उसका जिक्र आपके साथ क्यों कर रहा हूँ। अगर हम किसी डिवाइस को चला रहे हैं, इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस को हम चला रहे हैं, जिस डिवाइस पर आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू है, हमने पिछले एपिसोड्स में भी जब आपके साथ बातचीत करी है, हमेशा आपसे ये कहा है कि इंटरनेट का मतलब नथिंग इज़ प्राइवेट। अगर आप इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस चला रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है या आईपैड है, और भी अन्य माध्यम बहुत सारे स्मार्ट तरह के कई सारे डिवाइसेस आज मार्केट में हैं, तो आप बिल्कुल इस बारे में मान लीजिए कि नथिंग इज़ प्राइवेट। आपका डेटा, आपकी तस्वीरें, आपके वीडियोज, ये सब पब्लिक हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है, हम अपने श्रोताओं से भी ये अनुरोध करेंगे, जो लोग भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं जी, आप जरूर एक इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ा सा आप सीखने की तरफ जाइए। कुछ भी चीज़ कहीं से भी सीखी जा सकती है कि हम साइबर सुरक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार एटीएम कार्ड में भी लोग फ्रॉड करते हैं जी। इस बीच जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं, मैं आपको एक आध उदाहरण और बताऊंगा जो मेरे जो है देखने सुनने में आए हैं। हमारे श्रोता भी, मैं समझता हूँ, उससे लाभान्वित होंगे। तो जैसे मैं एटीएम कार्ड का बता रहा था, जब नोटबंदी हुई उसके बाद का ट्रेंड बहुत ज़्यादा किस रूप में चेंज हुआ है, एक उदाहरण से समझते हैं जी। आपके पास सपोज फ़ोन आया, आपसे कहा कि आप अपना एटीएम कार्ड बदलवा लीजिए और नहीं तो आपका हम खाता लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप फ़ोन करने वाले की बातों पे आ जाएंगे, यकीन मानिए आप आ जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप जानकार होंगे तो शायद आप उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ोन जो है फ्रॉड है, या अपने किसी चित परिचित से ये चर्चा करेंगे। फ़ोन कॉल से ठगी का जो आंकड़ा है वो बहुत एक्सट्रीम है। क्यों है? क्योंकि हम जानकार नहीं हैं। हमने जैसे तैसे पैसा जोड़ के मोबाइल फ़ोन तो ले लिया एंड्रॉइड वाला, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम किन किन चीज़ों से बचें उसमें, वो उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है गोपाल जी, इसकी जद में जो है वो तबका ज़्यादा आता होगा जो एक लेबर तबका है, जो थोड़ा निरक्षर है, महिलाएं हैं। ऐसा है क्या? ये बात पूर्ण रूप से सत्य तो नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी
अलग अलग तरीके के माध्यमों से आपने सुना होगा जो है शिकार बनते हैं। जैसे कई बार वो हनी ट्रैप में आते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा हनी ट्रैप। एक आपने पता नहीं सुना है नहीं, हम बात करते हैं हम फिशिंग, एक वर्ड है फिशिंग। ये भी अलग अलग टाइप के मतलब शिकार हैं सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, या यूँ कहें कि साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैंने आपसे ऑनलाइन साइट्स पर दोस्ती कर ली, बातचीत कर ली, और आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो आप सिर्फ वर्चुअल आईडी से बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और हो सकता है हमारी आपकी अच्छी बातचीत है और धीरे धीरे करके हम बहुत बातचीत में क्लोज हो गए हैं। तो उसके बाद से मैंने आपकी सारी जो है सूचनाएं अपने कब्जे में ले ली, आपकी इमेजेस ले ली, उनको एडिट कर दिया, फिर आपको उसके लिए जो है डराया धमकाया, जो भी सब प्रोसेस है, ये सब भी एक अपराध की श्रेणी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो नहीं शिकार होते हैं। मैं तो इसकी जगह पर ये कहना चाहूँगा, इन सब चीज़ों के शिकार वो लोग होते हैं जो जागरूक नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, जागरूक पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है वही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी जागरूकता की बहुत कमी है। बिल्कुल। और जो अनपढ़ हैं कई मामले में वो जागरूक भी हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपकी उस बात के पैरेलल अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी का साक्षर निरीक्षक होने से शायद ज़्यादा तालमेल नहीं है, संबंध नहीं है, बजाय ज्यादा संबंध है कि जागरूक कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हमने देखा है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं ना, वो ज्यादा जागरूक हैं। कई बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसी गलती कर जाते हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि अच्छा आप भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको अभी 10-5 दिन पहले फोन आया, बोला मेरी एक ऑल्टो कार मैं बेच रहा हूँ और मैं उत्तराखंड निवासी हूँ। एक उनने शहर का नाम बताया, कार की फोटो भेजी, सब कुछ। बोला मैं अभी आगरा में रहता हूँ और मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, और ये हकीकत घटना बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन हुआ। अच्छा, वो हमारे साथ यही काम करते हैं मित्र। तो वो मेरे पास आए, बोला यार सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसा फ़ोन आया है एक, मैं ले लूँ कार? मैंने कहा ले लीजिए। मैंने कहा कहाँ है? मुझे ऐसा लगा कहीं फिजिकल यहीं कहीं आसपास में है। मैंने कहा मुझे भी दिखा देना कहाँ है। बोला नहीं वो आगरा से फ़ोन कर रहे हैं। जो ही उनने ऐसा कहा, मैंने आगरा से आपके जानकार होंगे, कोई परिचित होंगे? बोला नहीं मेरे परिचित नहीं है, किसी को उन्होंने मेरा नंबर किसी ने उनको दिया है। मैंने कहा किसने नंबर दिया है? बोला कोई हमारा साथी है। अच्छा, मैं आश्वस्त हो गया, मतलब ठीक है फिर कोई जान पहचान के लोग होंगे। तो मैंने कहा देख लीजिए, उन्होंने गाड़ी के कागज़ भेजे। मैंने कहा ठीक है फिर, बढ़िया गाड़ी है, खरीद लीजिए। कितना पैसा कह रहा है? करीबन जो गाड़ी आज मार्केट में नई 5 लाख रुपए के आसपास है, उस गाड़ी की कीमत वो 1.5 लाख रुपए कह रहे थे। और गाड़ी देखने से बहुत अच्छी लग रही थी। बोला 10,000 किलोमीटर चली है। तो जब मुझे लगा कि मैंने कहा तो बहुत ही अच्छा सौदा है, आप तुरंत कर लीजिए। जब उन्होंने बातचीत उनसे करी तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 3500 रुपये बयाने के तौर पर मेरे खाते में डाल दीजिए, मैं कल सुबह हल्द्वानी ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज दूंगा, और बाकी आप उसके हाथ में कैश पेमेंट चाहे कैश कर दीजिए, ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन कर दीजिए। ये बात उन्होंने मुझे बताई तो मैंने उनको मना कर दिया। ये वो मुझसे नाराज़ भी हो गए कि आपने मेरा सौदा जो है कैंसिल करा दिया। मैंने कहा देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि जहां सामने वाले ने पैसे मांगने शुरू कर दिए, आप समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, पैसे मांगने शुरू तो करे, अब जब सामान बेचेगा तो पैसे मांगेगा, लेकिन आप उसके मांगने के तरीके पे देखिए, आप उस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सस्ता सौदा है, और दूसरा उसको इतनी जल्दबाजी है, वो कल ही आगरा से हल्द्वानी गाड़ी भेजने को तैयार है। मैंने इन 2 चीजों पे ध्यान दिया सिर्फ। मुझे नहीं अंदाज था कि वो फ्रॉड है। फिर हमारे एक टैक्सी वाले मित्र हैं, जब मैंने उनको ये बात बताई, उन्होंने मुझे खूब डांटा, कह आपको पता नहीं कितने लोग मेरे साथ के कितने ठगे गए हैं। मैंने कहा ये कब से चला है नया कारोबार? बोला ये जब से कोविड बढ़ा है, आजकल लोगों में चलन बढ़ गया है कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी से जाना चाहते हैं। मैं हैरान। मैं आप अपने श्रोताओं से भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सबके संज्ञान में भी हो सकता है ऐसी बातें आ रही होंगी, और ये वास्तविकता है। ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई आजकल। तकरीबन 200 से 300% तक की उनकी सेल में इंक्रीजमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आ पड़ा है कि हम अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएंगे तो सेफ रहेंगे। उसका फायदा साइबर ठगों ने कैसे उठाया? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। तब मैंने सारी कड़ियां आपस में जोड़ी, तब उनको बात समझाई, और उन्होंने दूसरे दिन आके मुझे कहा, जब मैंने उनसे उनके नाम का अकाउंट नंबर मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, तो वो समझ गए वो ठग था।
जब उनकी आपस में कुछ बातचीत हुई तो उसने कहा, जब मैं तुम्हें सारी कहानी सही बता दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। ये फोन कहने के बाद ठग ने फोन काट दिया। अच्छा। हाँ, ऐसा कहा। उनने कहा कि जब आपको मैं सब सही जानकारी बता दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। इसका मतलब 3500 रुपये खाने का भोजन था। तो जो 3500 रुपये हम जिस अकाउंट में डालते, क्या उस अकाउंट का कोई डिटेल बैंक में नहीं होता क्या? मेरे समझ में भी ऐसा ही सवाल आ रहा था। जरूर होता। वो किसका अकाउंट था, इतना कीन कौन हो रहा है उसको ढूंढे, वो आदमी कौन है। उसका व्यक्तिगत अकाउंट तो बिल्कुल नहीं होगा जो आदमी फोन कर रहा था। सवाल तो ये भी उठता है कि वो कौन से सिम से फोन कर रहा था, वो किसकी आईडी से लिया गया था। तो ये एक बड़ा 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 क्षेत्र है। जब तक हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर, कम्युनिकेशन मीडियम्स पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, इतनी इजीली चीज़ें नहीं मिल रही होंगी। और ये मुझे बड़ी दूर की, जिसे कहते हैं ना, एक कहावत में टेढ़ी खीर नज़र आती है। क्योंकि अगर उस पर थोड़ा सा अगर कंडीशन टाइट की जाएगी तो फिर कई सारे तरह की अलग तरह की समस्याएं होती। वो आप जी, एक अलग विषय मुझे लगता है कि जो साइबर ठग हैं वो ताक में रहते हैं कि समाज में क्या नया ट्रेंड चले और हम उसमें कैसे सैंधमारी करके उसको लाभ ले लें। देखिए, मैं आपको करंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज था ऐसा हो रहा है करके। जी, जी। जब मैंने ये परिप्रेक्ष्य समझा तो मुझे बड़ा झटका लगा। बिल्कुल, यही वजह है कि साइबर क्राइम की जो श्रेणियां हैं, जो तरीके हैं, वो बिल्कुल बहुत ही अलग अलग और नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। न्यू ट्रेंड्स अलग अलग तरीके से बदलते हैं। मुझे लग रहा है सारी क्रिएटिविटी जो है वो साइबर ठगी करने में लगे हैं कि कैसे हम अब नया तरीका ईजाद करें, क्योंकि ये तो ओपन हो चुका है, ये तो लोगों को पता चल चुका है जी। तो कैसे अब कुछ नए तरीके से पैसा ऐंठें। ऐसे ऐसे बहुत सारे माध्यम जो है, जो ठग हैं, जिनके डिस्ट्रक्टिव माइंड्स होते हैं, जी, जी। जिनकी खराब सोच होती है, जिनके शॉर्टकट से जो है ज़्यादा पैसा कमाने की जो सोच रखते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं, कई बार पकड़े भी जाते हैं, जेल भी होती हैं, सजाएं भी होती हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का जो ट्रेंड है हमें उसको दूर करना है, उस चेन को ब्रेक करना है। जैसे उसको ब्रेक करने का जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि हम साइबर जागरूक बने, हम लालच में ना आए। कुछ कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे हम सोशल मीडिया के बहुत एडिक्ट हो गए हैं, आदी हो गए उस पर हम। मैं समझता हूँ कि हमारे जो टीनेजर्स हैं या टीनेजर्स के अलावा भी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मतलब सोशल नेटवर्किंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनकी दिनचर्या पूरी उससे प्रभावित है। हम उन सब लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम इस ट्रेंड को बदलें, हम यूज करें उसको, लेकिन उससे शिकार ना बने। हम नए लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले उसको जांचें कौन है। आजकल क्या चलन आ पड़ा है कि फ्रेंड जो सोशल मीडिया जो फ्रेंड लिस्ट है वो इनलार्ज होनी चाहिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए। बिल्कुल। मैं कोई पोस्ट अगर करूं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, पॉजिटिव कमेंट्स या उसको स्प्रेडनेस ज़्यादा मिले, ये आजकल के लोगों की सोच है। उससे क्या हासिल होगा? अच्छी बात है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये इंश्योरिटी है कि उसका मिसयूज नहीं होगा? क्या ये इंश्योर है कि आप की जो प्राइवेट इमेजेस हैं, जो पर्सनल डेटा है, वो चोरी नहीं होगा? ये सब चीज़ें एक साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मायने हैं इसके। सिम कार्ड फ्रॉड इसमें हो सकता है। ऑनलाइन खरीदारी, मैंने आपको बहुत सस्ते ऑफर देने शुरू कर दिए, जो मान के चलते हैं कि इस तरह का सामान आपको इतने रेट पे नहीं मिलेगा। ये सोचने का विषय है, हमें कोई इतना सस्ता सामान क्यों बेच रहा है, मैं आपको इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ। एटीएम कार्ड फ्रॉड हम बात कर ही रहे थे, हमने कहा आपके एटीएम कार्ड पे स्कीम आई है, जरा ये बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। मैंने फ़ोन किया आपको या मैसेज किया आपको या ईमेल किया, आप कुछ भी माध्यम हो सकता है, आप मेरी बातों पे आ गए, तो आपने ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं। बोला मैं बैंक ऑफ XYZ का मैनेजर बोल रहा हूँ। कभी आपने देखा किसी बैंक के मैनेजर ने आज तक कभी आपका बैंक अकाउंट होगा ना सुनीता जी? मुझे मत बताइए कहाँ है, मुझे मत बताइए, ये भी साइबर सुरक्षा के लिए खतरा है। होगा तो ना? जी जी, हो सकता है मैं ही उस पे कुछ सेंधमारी करूं। बिल्कुल, क्यों ऐसा हो सकता है? तो हम शक करें कि क्यों मैनेजर हमें फोन कर रहा है, और हम जाके बैंक में जाकर क्वेरी कराएं। बिल्कुल, क्या सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होता है कभी? मुझे तो मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, आज तक न तो बैंक कर्मचारी ने कभी फोन किया, न कभी बैंक मैनेजर ने। वहां जाके भी कई बार मशक्कत करनी पड़ती है अपना काम कराने के लिए, क्योंकि वहां पर इतना क्राउड होता है, इतनी भीड़ होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो मैं कैसे मान लूँ हेड ऑफिस से कोई
बैंक मैनेजर मुझे फ़ोन कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जानकारी का विषय हैं। जी। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग में भी क्या धोखाधड़ी के कुछ मामले आए हैं बहुत क्या ज़्यादा सामने? मामले हैं, बहुत ज़्यादा मामले हैं। कैसे, जैसे क्या ट्रेंड हो उसमें, कैसे वो लोग मैं ठगी करते बताता हूँ हैं? आपको क्या क्या ट्रेंड हो सकते हैं या हो रहे हैं, जो देख रहे आजकल चलन में हमें दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हम हमारे पर एक कह सकते हैं आप बीती हमने देखा है लोगों को। मैंने एक फ़ोन खरीदना चाहा, हम्म, उस फ़ोन की वास्तविक कीमत मैंने कई जगह सर्च आउट किया, मुझे पता लगा कि इस फ़ोन की कीमत 13,000 रुपये है। उसी तरह का फीचर वाला फ़ोन सेम कैटेगरी में सेम ब्रांड नेम का मुझे 7,000 में मिला। जिन साइट्स पे मैंने देखा इस फ़ोन की कीमत 13,000 है या 14,000 है, व्हाटएवर, मैं समझता हूँ कि उन ई कॉमर्स साइट्स ने अपनी छवि समाज में स्थापित कर ली है कि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ऐसे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जहाँ मैंने देखा कि सब फीचर्स समान हैं और वही फ़ोन ब्रांड मुझे 7,000 में मिल रहा है, मगर मुझे उस साइट के, उस ई कॉमर्स साइट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैंने ख़रीद लिया वहाँ से। और हुआ क्या, मेरे घर एक डब्बा पहुंचा, उस डब्बे में उसी तरीके के फ़ोन जैसे आकार में एक शीशे का कटा हुआ टुकड़ा पहुंचा। ये हमारे एक जानकार के साथ हुआ। ये मंगल पेपर में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल, ऐसा 2-3 साल कई पहले। केस सामने आ गए हैं। तो बिल्कुल। ये भी एक तरीका है फ्रॉड का, ये भी एक तरीका है। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में 2 ऑप्शन होते हैं, मुझे लगता है कि पैसा आप बाद में दें फ़ोन हाथ में आने के बाद। जी हाँ, उसको लेकिन क्या उसमें डब्बा कैश ऑन खोलने की इजाज़त होती है? नहीं, उसमें कैश ऑन डिलीवरी है। हम्म, उस ऑप्शन का नाम कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं कि आपके पास सामान आ जाए तब आप पैसा उसका पे कर दीजिए। वो हर किसी प्रोडक्ट पर अप्लाई नहीं होता है, उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मुझे लगता है ज़्यादा कॉस्टली जो आइटम है शायद उन पे नहीं होता है। नहीं होता। ये तो मेरा उस सोचना प्रोडक्ट है। को खोल के देखने परखने की इजाज़त भी नहीं होती नहीं है। होती है, आपके पास तब तो प्रोडक्ट फिर हम आएगा। कैसे करें? फिर तब तो हम संशय में ही रहेंगे हमेशा कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें। अब ये आपके जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं उस कंपनी की सोशल रेपुटेशन पर निर्भर करता है कि उसकी सामाजिक साख क्या है। ये तो आपकी, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो आपको डिफरेंट कंपनीज की क्रेडिबिलिटी के बारे में भी अच्छे से पता होगा। बिल्कुल। ये समाज का ट्रेंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 5-7 साल पहले मैं खुद बहुत डरता था ऑनलाइन शॉपिंग से, क्योंकि ऐसे तमाम सारे मामले हमने देखे थे। लेकिन आज कुछ जो क्रेडिबिलिटी की जो हम बात करें, कुछ ट्रस्टवर्दी हम कहें, हम उनसे परचेज करने से नहीं हिचकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो हमें ये भी टेस्ट करना आना चाहिए किस कंपनी को हम कहें कि हाँ रेपुटेटेड है, ठीक है, ये हमारे सामान पहुंचाएगी, वही पहुंचाएगी जो हमने कहा है। तो ये भी ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमने आपके साथ बताया कि बहुत सारे खतरे हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया में बहुत सारे खतरे हैं। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफॉर्म हैं। कोई सोशल मीडिया कोई एक टर्म है बोलने के लिए, लेकिन उसका क्षेत्र, उसका फैलाव बहुत बड़ा है। बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि सिम कार्ड में भी बहुत जो है फ्रॉड है। मैंने आपको 2 मिनट, आपने कहा सर मुझे 1 मिनट के लिए फ़ोन दीजिए, अजनबी हैं आप, मुझे कहीं मिले, मुझे अपने घर फ़ोन करना है। आपने उससे किसी को फ़ोन कर दिया, मैंने आपकी पूरी बात नहीं सुनी, आपने किसी को धमका दिया, किसी को सुपारी के लिए फ़ोन कर दिया, लेकिन उस फ़ोन कार्ड का आइडेंटिटी तो मेरे नाम से है ना। बिल्कुल। तो अगर कभी जांच पड़ताल होगी तो उसके संदेह के घेरे में मैं आऊँगा। फ़ोन खो गया, आपने सुना होगा, अगर आपका फ़ोन खो जाता है, सिम कार्ड खो जाता है, आप तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। इसके क्या मतलब है कि उससे कोई मिसयूज़ ना करे उसका। बिल्कुल। ये सब चीज़ें हमारे लिए एक जानकारी का विषय है। हमें इन सब तो कहने का आशय है कि हम बिना अजनबी लोगों को अपना फ़ोन ना दें। बिल्कुल नहीं, हम कभी उनको अपना फ़ोन ना दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम भी कभी शिकार की जद में आ सकते हैं। तो चलते चलते और क्या संदेश आप हमारे दूरस्थ समुदाय के लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए क्या देना चाहेंगे? हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे एक गुजारिश है, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग साइबर सुरक्षा के बारे में जानकार बनें, छोटी छोटी चीज़ों को अमल में लाएं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको हम फिंगर टिप्स कहते हैं। पहला, किसी का भी फ़ोन या व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपके पास कोई जानकारी पहुंचती है, उस पर रिएक्शन ना करें, उस पर प्रतिक्रिया ना दें। आप न माने कि वो सब ठीक है, वो सच है। कोई आपको फ़ोन करता है, ये कहता है कि आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, या आपका एटीएम एक्सपायर हो गया है, हम उसको रिन्यू कर देंगे, या मैं किसी अमुक बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका खाता लॉक हो जाएगा, ज़रा खाता वेरीफाई करा दीजिए। तो आप इन सब बातों पे ना आएँ। ये झूठ है, ये साइबर क्राइम है, वो आपको ठग रहा है, आप ठगी के शिकार हो रहे हैं।
अगर कोई आपसे ये कहता है कि कोई प्रोडक्ट आधी कीमत में बेच रहा है और आज लास्ट डेट है क्योंकि हमारे पास स्टॉक बच गया था इसलिए हम इसको आज सेल कर रहे हैं, आप इसको खरीद लीजिए, ये फ्रॉड है। इसमें फ्रॉड होने के भरपूर चांसेस हैं। कोई आपके पास ईमेल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इसकी प्रोसेसिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हमको अवेलेबल करा दीजिए और जो लॉटरी की कीमत है, जो धनराशि है, हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये फ्रॉड है। जब लॉटरी लगी, लॉटरी ने आपको पूछा फ़ोन करके मैं लग जाऊं करके, इसका मतलब लॉटरी लगने से पहले आपकी आइडेंटिटी वहाँ थी, तभी तो। अगर लग गई, इत्तफाकन है कि लॉटरी, आप बहुत भाग्यवान हैं, तो लॉटरी का पैसा तो खुद ही आपके पास आ जाना चाहिए। अगर कोई फ़ोन करके सूचना दे रहा है कि आपकी लॉटरी लग गई साहब, अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए, बिल्कुल, ये जानकारी के विषय हैं, ये ही साइबर सुरक्षा है। तो ये मेरा अपने श्रोताओं के साथ जो है, श्रोताओं के लिए संदेश है कि आप इन सब चीज़ों से अपना सावधान रहें, अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें ताकि कोई भी ठग आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई को ना लूट के ले जा सके। जी बिल्कुल। और इसके साथ भी तमाम सारे हमारे सरकारी अमलों की, विभागों की जिम्मेदारी है खास कि वो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स समय समय पर लोगों के लिए लगाएं, बिल्कुल, जागरूकता संबंधी। जी, ऐसा सरकार प्रयास भी कर रही है। स्कूल्स में साइबर सुरक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो भी चालू किया गया है कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। और मेरे को पुख्ता जानकारी तो नहीं है, ऐसा भी कुछ है कि यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी ऐसा कोई सर्कुलर जारी किया है कि जिसमें ये कहा गया है कि सारे जो हायर एजुकेशन संस्थान हैं, उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, वो भी अपनी तरफ से साइबर सुरक्षा की जागरूकता के बारे में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कराएं। इवन अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए भी ऐसे कार्यक्रम या इस तरह का करिकुलम जरूर डिजाइन करें। अभी कुछ समय पहले शायद ये सर्कुलर निकला है, तो हम सबको समय समय पर पुलिस डिपार्टमेंट भी कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, स्कूलों में जाकर कराते हैं। हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है और हमें साइबर सुरक्षा पुख्ता करनी है अपने समाज की, अपने लोगों की, ये मैं कहना चाहूँगा। जी। तो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता जी, नमस्कार जी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साइबर जागरूकता पर एक कार्यक्रम था जो कि 57वीं SSB वाहिनी सितारगंज की ओर से के अनुरोध पर हमने ये तैयार किया है। और साइबर एक्सपर्ट गोपाल दत्त जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वोकेशनल स्टडीज को देखते हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो दोस्तों, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा हमारे मेल एड्रेस पर hellohaldwani91.2@gmail.com। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो चूँकि एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।